हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सारिका और आप सभी का बहुत स्वागत है विधि संगम क्लासेस में। दोस्तों चलते हैं फिर से द भारतीय न्याय संहिता 2023 देखने और इसको आप इंडियन पैनल कोड 1860 यानी भारतीय दंड संहिता 1860 के साथ कंपैरिजन करके स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखेंगे इसमें हमने देखा था लास्ट क्लास में इसके सबसेक्शन 20 को आपने कंप्लीट कर लिया था, जो कि आपको ईयर और मंथ बता रहा है। ठीक है, ईयर और मंथ बता रहा है। यहां पर अब हम उसके आगे स्टडी करेंगे। तो रिवीजन वगैरह आप कर ही रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्वेश्चन पेपर्स भी देख रहे होंगे, साथ में राइटिंग प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। तो ये देखिए लास्ट क्लास में दोस्तों आपने देखा था सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 जो मंथ एंड ईयर है, जिसे आपने कंप्लीट कर लिया था। आज इसके आगे बात की जाएगी और ये है आज सबसेक्शन 21 ऑफ सेक्शन 2 BNS। सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 BNS जो आपको किसके बारे में बता रहा है? मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति के बारे में। और ये इक्विवेलेंट टू सेक्शन 22 है आईपीसी के। इंडियन पैनल कोड में कौन सा सेक्शन था? धारा 22 थी। ठीक, धारा 22 थी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी मींस व्हाट? यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी जंगम संपत्ति यानी ऐसी वस्तु जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। ये एक नेगेटिव डेफिनेशन है, यहाँ पर नकारात्मक है। ये नहीं बताती कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, बल्कि ये बताती है कि मूवेबल प्रॉपर्टी ये नहीं है। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। हर प्रकार की प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल है। हर प्रत्येक प्रकार की संपत्ति इसमें आती है, सवाए एक्सेप्ट नंबर 1 लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, नंबर 2, और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग व्हिच इज अटैच्ड टू द अर्थ। ठीक, तो लैंड, ये 3 चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती हैं। ये 3 प्रकार की वस्तुएं मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती। तो जंगम संपत्ति के अंतर्गत सभी प्रकार की संपत्ति शामिल है सिवाय भूमि के, नंबर 2, भूमि से भूबद्ध चीजों से, नंबर 3, भूबद्ध चीजों से स्थायी रूप से जकड़ी चीजों से। जैसे समझेंगे कि अगर भूमि है, लैंड है, जैसे आप देखते हैं इसमें चारों ओर, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो या अदर लैंड हो, वो लैंड मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। आप किसी भी लैंड को एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, अब उस लैंड पे अगर आपने भूबद्ध चीज जैसे एक बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग की नींव कहाँ है? भूबद्ध है। वो कहाँ है? वो थिंग्स अटैच टू द अर्थ हो गई। कोई ट्री लगाया, ग्रीन ट्री, तो अटैच टू द अर्थ हो गया। वो रूटेड हो गया, रूटेड इन द अर्थ, बट डेफिनेशन में रूटेड वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो अर्थ से है। फिर अब जो चीज स्थायी रूप से जकड़ी है भूबद्ध चीज से, मतलब ये परमानेंटली फास्टेंड थिंग्स व्हिच इज परमानेंटली फास्टेंड टू द अटैच्ड थिंग्स टू द अर्थ। दैट मींस कि एक लैंड में एक भूबद्ध चीज है, लाइक एज बिल्डिंग, भूमि से लगी हुई, और उस भूमि से लगी हुई इमारत, उस बिल्डिंग के ऊपर परमानेंटली फास्टेंड है, स्थायी रूप से जकड़ी उस भूबद्ध चीज से, यानी कि उस बिल्डिंग में, उस मकान में खिड़की है, दरवाजे हैं, और ये परमानेंटली स्थायी रूप से जकड़े गए हैं, जिससे कि उस मकान का, उस बिल्डिंग का उपयोग अच्छी भली प्रकार से किया जा सके। तो ये सभी चीजें, भूमि हो या भूमि से लगी हुई कोई वस्तु हो, या उस वस्तु से जकड़ी हुई कोई स्थायी रूप से जकड़ी कोई वस्तु हो, ये सभी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये अचल संपत्ति है, ना कि चल संपत्ति है। और इनके अलावा किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी बीएनएस कहता है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो ये एक नेगेटिव डेफिनेशन है। साथ साथ आपको सबसेक्शन 21 ऑफ बीएनएस
ऑफ सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस ये आपको मूवेबल और इनडायरेक्टली इमूवेबल दोनों को बता रहा है, इक्विवेलेंट टू सेक्शन 22 आईपीसी। तो थोड़ा इसको समझेंगे। देखिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 और जो कि किसके इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट है सेक्शन 22 इंडियन पैनल कोड 1860, धारा 22 भारतीय दंड संहिता। इन दोनों में दोस्तों मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी या चल संपत्ति। तो चल संपत्ति कौन है? ये एक नकारात्मक परिभाषा, ये कहती है कि इसमें ये शामिल नहीं है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी और इनडायरेक्टली आपको यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी बताई गई है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी, इसमें किस प्रकार की चीजें आएंगी? तो मूवेबल प्रॉपर्टी includes things of every description किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, except सिवाय इसमें क्या शामिल नहीं है? हर प्रकार की वस्तु आ रही है लेकिन इसमें शामिल नहीं है। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 थिंग्स attached to the earth, things attached to the earth. Number 3 permanently fastened things, और ये permanently fastened things किससे? Things attached to the earth. भूमि नहीं आएगी, भूमि इसमें शामिल नहीं। पृथ्वी से जुड़ी हुई अटैच्ड जो चीजें हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए एक्सेप्ट लगा हुआ है, सिवाय ये चीजें नहीं आएंगी। और क्या नहीं आएगा? भूबद्ध चीजों से अटैच्ड टू द अर्थ, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। इट मींस कि भूबद्ध चीजों से जो परमानेंटली फास्टेंड हुए, यानी कि स्थायी रूप से जो जकड़ी थिंग्स हैं, चीजें हैं, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। इट मींस कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इट मींस दोज आर इमूवेबल प्रॉपर्टीज। तो ये जो तीनों आपको बताए गए हैं, ये क्या है? ये तीनों के तीनों इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, अचल संपत्ति है। ठीक, इनके सिवाय, इन इमूवेबल प्रॉपर्टी इनके सिवाय एंड और इनके सिवाय जितनी भी प्रकार की थिंग्स है, एवरीथिंग्स वो क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति है। ठीक है, क्या है? चल संपत्ति है। और सेक्शन सबसेक्शन आप इसको लर्न कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप यहाँ दो चीजें देख रहे हैं, मूवेबल भी। हाँ, इनके अलावा और बीएनएस कहता है कि कुछ भी है तो वो एक चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आप देखेंगे सबसेक्शन 21 के बाद सबसेक्शन 22। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 बीएनएस, ये दोस्तों आपको 22 सबसेक्शन 22 नंबर बता रहा है, वचन बता रहा है, जो सेक्शन 9 इंडियन पैनल कोड में डिफाइन था। सेक्शन 9 आईपीसी, सेक्शन 9 आईपीसी में नंबर था।
तो अगर पूरे बीएनएस को आप देखेंगे तो बीएनएस में दोस्तों आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि अगर कहीं भी कोई ऐसा शब्द है जो एक वचन की ओर इशारा कर रहा है या एक वचन का द्योतक है, तो वो बहुवचन की ओर भी इशारा कर रहा है या बहुवचन को भी शामिल किए है, या कोई शब्द बहुवचन का द्योतक है तो वो एक वचन भी उसके अंतर्गत शामिल माना जाएगा, शामिल है। अगर कहीं कुछ और कहना चाहती है कोई धारा तो वो बात वहां अलग से दी गई होगी। तो यहां सबसेक्शन 22 जो कि नंबर है, जो सेक्शन पहले 9 आईपीसी में था, ये यही कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर include the plural number. Words import the singular number, import the plural number, and words importing the plural number include the singular number. Same. यही डेफिनेशन आपकी इंडियन पैनल कोड में भी थी। तो ये आपने कहां देखा, नंबर्स याद रखिएगा 9 and 22, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 BNS, जिसमें कि आपको ओथ या शपथ डिफाइन की है, जो सेक्शन 51 आईपीसी के इक्विवेलेंट है। ठीक है, किसके इक्विवेलेंट है, सेक्शन 51 आईपीसी के इक्विवेलेंट है। तो ओथ या शपथ क्या है, तो भाई देखिए, शपथ के अंतर्गत शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित दो बातें, या तो प्रतिज्ञान करो, सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करो, या फिर क्या करो, कोई घोषणा करो। ठीक, लेकिन ये घोषणा या प्रतिज्ञान किसके समक्ष किया जाए, तो किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना है। या क्यों किया गया है कि न्यायालय में या अन्यथा न्यायालय में या उसके अलावा कहीं वो सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा। ठीक है, और ऐसा करना, शपथ लेना वहां जहां पर विधि ऐसा कहने की मांग करती है, विधि ऐसा करने की मांग करती है, यानी विधि द्वारा अपेक्षित है या किसी व्यक्ति को ऐसा प्राधिकृत किया गया है। कहने का मतलब इंक्लूड्स, ओथ में क्या शामिल है, तो ये डेफिनेशन कहती है कि ओथ इंक्लूड्स अ सोलमन अफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ एंड एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड और ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट। तो किसके सामने ये की जा रही है, नंबर 1 आप देख रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, मेड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट, और टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, और क्या है, ऑफ प्रूफ वेदर इन अ कोर्ट और नॉट। और किस लिए यूज कर रहे हैं, और टू बी यूज्ड, ये जो, तो क्या यूज कर रहे हैं अभी देखेंगे, टू बी यूज्ड, यूज्ड किस लिए, फॉर द पर्पस, पर्पस क्या है, फॉर द पर्पस, पर्पस किसके लिए, प्रूफ के लिए, और ये प्रूफ कहां पर, नंबर 1 या तो कोर्ट में, वेदर इन अ कोर्ट और नॉट। ठीक है, वेदर इन अ कोर्ट और नॉट, पब्लिक सर्वेंट के समक्ष की गई है। क्या की गई है, नंबर 1 या तो एफर्मेशन है, याद रखेंगे क्या क्या है, या तो एफर्मेशन है या डिक्लेरेशन है। ठीक, या तो एफर्मेशन है या डिक्लेरेशन है। तो कोई सोलमन एफर्मेशन किया गया हो या डिक्लेरेशन किया गया हो, कब किया गया हो, जब विधि ऐसा करना चाहे, विधि ऐसा करने को कहे, शपथ के द्वारा अपनी बात शपथ पत्र पर दीजिए, शपथ पत्र नहीं, ये क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं शपथ पर ओथ लिया जा रहा है, किसके समक्ष, पब्लिक सर्वेंट के। तो ओथ इंक्लूड्स सोलमन अफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ, इसके लिए, शपथ के लिए, एंड एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड और ऑथोराइज्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड हो या ऑथोराइज्ड हो, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा, टू बी मेड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट, राइट, और टू बी यूज्ड, और देखिए या लगा हुआ है ना, और टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रूफ का, या तो कहा गया है, प्राधिकृत किया गया, या रिक्वायर्ड है, ऑथोराइज्ड है, या प्रूफ के लिए, वेदर इन अ कोर्ट और नो नॉट।
तो ये सेम डेफिनेशन है, इसमें बहुत परेशान नहीं होना है आपको, बस इसके सबसेक्शन को याद रखिएगा। 23 क्या शामिल क्या नहीं शामिल वो ध्यान से देख लीजिए। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट सबसेक्शन पर। नेक्स्ट सबसेक्शन है दोस्तों सबसेक्शन 24। सबसेक्शन 24 ऑफ सेक्शन 2 बीएनएस, जो कि आपको किसके इक्विवेलेंट है बताइए जल्दी से। सेक्शन 40 इंडियन पैनल कोड के, है ना। सेक्शन 40 इंडियन पैनल कोड, आईपीसी धारा 40 क्या बताती थी? अपराध को परिभाषित करती थी। किसको? अपराध को। अपराध क्या है? और इसी के इक्विवेलेंट आपने कहां पढ़ा था? सीआरपीसी में। सीआरपीसी में आपने 1973 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसमें आपने देखा था सेक्शन 2 क्लॉज एन, एक्ट विच इज forbidden by law, prohibited by law is an offense। और उसमें क्या शामिल है? it includes any act। अब कैसा एक्ट आपने देखा था? किस टाइप का एक्ट? जिसके लिए कंप्लेन की जा सकती है। कंप्लेन किसके तहत की जा सकती है? सेक्शन 20 के तहत। ये सेक्शन 20 किसका? द क्रिमिनल ट्रेसपास एक्ट के सेक्शन 20 के तहत अगर किसी मामले में ट्रेसपास के लिए, क्रिमिनल ट्रेसपास एक्ट के सेक्शन 20 के तहत किसी बात के लिए अगर परिवाद न्यायालय में किया जा सकता है, कंप्लेंट की जा सकती है, तो दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। ऑफेंस में शामिल है। कोई कार्य विधि द्वारा मना किया गया, प्रतिषिद्ध है, वह कार्य लोग दोनों, वह क्या है दोस्तों? अपराध है। आपने धारा 40 और धारा 2 सेक्शन 2 क्लॉज एन में सीआरपीसी में देखा था। 40 की डेफिनेशन अलग थी अपराध की, आईपीसी की सेम वैसे ही आप यहां पर पाएंगे। तो यहां पर ये सबसेक्शन 24 में हो गई है, ठीक है। तो इसकी एक रीडिंग कर लीजिएगा। अब आएंगे नेक्स्ट, देखेंगे सबसेक्शन 25 ऑफ सेक्शन 2 बीएनएस। सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 जो दोस्तों ओमिशन को बताता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ओमिशन सेक्शन 33 आईपीसी में गिवन था, सेक्शन 33 आईपीसी। लेकिन जब 33 में था आईपीसी की में, तो यहां पर एक्ट और ओमिशन दोनों था। कार्य अथवा लोग दोनों को धारा 33 भारतीय दंड संहिता बताती थी, लेकिन बीएनएस में एक्ट और ओमिशन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था, मैन और वुमेन को अलग अलग कर दिया गया है। तो कमेंट करके बताइए मैन कहाँ है और वुमेन कहाँ है बीएनएस में। तो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिविजन करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 2 तो कॉमन है। मैन और वुमेन आईपीसी में कहा था? सेक्शन 10 में था। मैन और वुमेन बीएनएस में कहा है? जी हाँ, सेक्शन 2 में ही है, लेकिन सबसेक्शन अलग हो गए। सबसेक्शन 19 में मैन है और सबसेक्शन 35 में क्या है? वुमेन है। तो अब इसी तरह से एक्ट और ओमिशन जो कि इंडियन पैनल कोड में सेक्शन 33 में थे, यहां पर अलग अलग हो गए। धारा तो एक ही है, धारा 2 है, सेक्शन 2 है, लेकिन सबसेक्शंस अलग अलग हैं। तो एक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, पहले की वीडियोस लेक्चर्स में देखें, क्लासेस में देखें। मैंने आपको बीएनएस पे एक्ट बताया है, कहां दिया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में आपको एक्ट बताया है। वहीं पर ओमिशन कहां बताया है? तो ये अब आप ओमिशन आज पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 25, राइट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 में आप देख रहे हैं, यानी देखिए 1 और 25 का कनेक्शन कर दिया। अब कर दिया तो कर दिया, अब आपको पढ़ना है और धीरे धीरे सब लर्न भी हो जाएगा। जैसे आप पहले आईपीसी में एकदम गुरु थे, बहुत जल्दी इसमें भी कर लेंगे। शुरू में इंसान को समस्या लगती है, लेकिन इंसान का दिमाग सारे कंप्यूटर्स को फेल करता है, सबसे बड़ा कंप्यूटर है, ठीक है। पूरा आप ब्रह्मांड अपने दिमाग में लेके घूमते हैं, बशर्ते कितना यूज कर ले जाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। Omission denotes as well as a series of omissions as well single omission। एक कार्य करो, जैसे एक्ट में देखा था, तो कार्यों की आवली शामिल। तो यहाँ लोपों की किसी आवली में एक लोप भी शामिल है। खाना नहीं दिया, खाना नहीं दिया, खाना नहीं दिया, कई दिन खाना नहीं दिया, 15 दिन खाना नहीं दिया। एक्ट नहीं बल्कि ओमिशन किया, लोप किया। ड्यूटी थी उसको भोजन देना, नहीं दिया। एक जेलर है, किसी कैदी को खाना नहीं देता, आज नहीं दिया, कल नहीं दिया, परसों नहीं दिया, मेल नहीं दे रहा, वो मर जाता है। तो इन लोपों में, लोप क्या है? एक्ट क्या है? देखिए, एक्ट अगर आपने पढ़ा कि एनी एक्ट विच इज
prohibited by law or forbidden by law is an offense. तो omission क्या है? is an illegal act which is forbidden by law or prohibited by law. ऐसा कार्य करना या ऐसा कार्य न करना, यानी ऐसा कार्य न करना जो करने को कहा गया, यह अवैधिक बात है. मैंने आपको इलीगल की डेफिनेशन में पढ़ाया था कि अगर एनी पर्सन हु इज बाउंड टू डू एनीथिंग एंड व्हेन ही omits टू डू दैट वर्क, he does an offense. He does an offense. He does an illegal work. कैसे illegal work किया उसने? क्योंकि उसने जो उसके ऊपर विधिक रूप से दायित्व थे, जो कर्तव्य थे, जो उसको विधि ने करने को कहा था, वो उसने नहीं किया, यानी विधि का उल्लंघन किया, इलीगल एक्ट किया, अविधिक कार्य किया. और एनी एक्ट विच इज इलीगल इज एन ऑफेंस. और कोई भी अविधिक कार्य अपराध है. कोई कार्य जो सीधे सीधे लॉ बना करती है, ये नहीं करोगे, और वो करा तो तुमने ऑफेंस किया. और कोई कार्य जो विधि करने को कहती है वो नहीं किया तो भी वो ऑफेंस है, यानी ओमिशन भी ऑफेंस है. तो कई दिन जेलर की ड्यूटी थी भोजन देना, उसने नहीं दिया, तो उसने क्या किया? अपनी ड्यूटी, अपनी लायबिलिटी पूरी नहीं की, एक इलीगल एक्ट किया और उसने ऑफेंस किया. तो कई दिन खाना न देना, देखिए कई दिन के लोप हैं, और इनमें ये पूरा लोपों की आविली है, सीरीज ऑफ ओमिशंस है, जो कि क्या है? एकल लोप का द्योतक है. मतलब उसने बिना भोजन दिए उस कैदी को जान से मार दिया. ये नहीं कहा जाएगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन, ठीक है, इतने दिन नहीं दिया. क्या नहीं दिया? ओमिशन किस बात का किया? भोजन नहीं दिया. ठीक है. तो दोस्तों ये आपने देखा यहाँ पे सबसेक्शन 25 जो कि लोप को बताता है. ठीक है, तो ये याद रखेंगे, है ना, 33 आईपीसी में था. आइए आगे चलते हैं. अब देखेंगे यहां पर दिया है सबसेक्शन 26 सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस. सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 बीएनएस, जो कि दोस्तों पर्सन को डिफाइन करता है, यानी व्यक्ति को बताता है. और व्यक्ति आईपीसी में कहां पर था? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से दिमाग में लाएं. जी हाँ, बिल्कुल सही, सेक्शन 11 आईपीसी में था. एकदम सही कहा आप लोगों ने, एकदम सही जी. तो सेक्शन 11 आईपीसी में था दोस्तों कि व्यक्ति किसे कहते हैं. सेम डेफिनेशन है, कोई टेंशन नहीं. बस यहां पर टेंशन किस बात की है कि आपको याद रखना है कि सबसेक्शन कौन सा है, वो तो कॉमन है. तो 26 में पर्सन है, और पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. पर्सन में कौन शामिल है? इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. वो निगमित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. कौन? व्यक्ति में मैं तो हूं ही व्यक्ति, आप भी व्यक्ति हैं. जी हाँ, हम लोग जो लिविंग बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो तो व्यक्ति हैं. जी हाँ, ह्यूमन बीइंग्स. ओके, तो हम लोग तो व्यक्ति हैं ही, लेकिन इसमें शामिल है, अब आप देख रहे हैं व्यक्ति मतलब हम जान रहे हैं. अब आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो डेफिनेशन है वो इंक्लूड्स वर्ड लगा रही है, यूज कर रही है. इंक्लूड्स मतलब इसमें ये शामिल है. इंक्लूड्स एनी कंपनी, जी हाँ, जैसे आईपीसी में था वैसे बीएनएस में भी है, इसमें कंपनी शामिल है दोस्तों. कंपनी एक व्यक्ति है, लाइबल होगी, एसओ और लाइबल कौन होगा? उसके सीईओ होंगे, है ना, उसके जो मैनेजर्स होंगे, ठीक, प्रबंधक होंगे और कार्यवाहक होंगे, जो बड़े बड़े पोस्ट पर होंगे वो होंगे. एसोसिएशन हो सकता है, यानी कि कोई व्यक्तियों का निकाय हो सकता है, ठीक, या कोई संगम हो सकता है. संगम हो या व्यक्तियों का निकाय हो. तो अब ये चाहे निगमित हो या न हो, निगमित हो या न हो, ये किस में आएंगे? ये व्यक्ति में आएंगे. तो सेक्शन 11 आईपीसी. अब इसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, इसमें शामिल है कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस. कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन. बॉडी ऑफ पर्संस, ये
whether it is incorporated और नॉट। इनकॉर्पोरेटेड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर ये देने से पहले इसमें शामिल है, ये इंक्लूड्स है, इंक्लूड्स यानी इसमें शामिल करता है इनको, किनको, 1 2 3, किसमें, पर्सन में, यानी पर्सन में ह्यूमन बीइंग तो है ही भाई, पर्सन में ह्यूमन बीइंग है, लेकिन ये और ये भी है। सेक्शन 11 IPC में आपने देखा था, ठीक है, सेक्शन 11 IPC में देखा था। और यहां पर कहां देख रहे हैं, सबसेक्शन 26 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 ऑफ BNS। तो याद रखिएगा इसमें क्या क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। ठीक, तो इक्विवेलेंट टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 BNS, ये दोनों इक्वल है और ये किसको डिफाइन कर रहे हैं, पर्सन। अब ये जरूर याद रखिएगा कि चाहे वो कंपनी हो, चाहे एसोसिएशन हो या बॉडी ऑफ पर्संस हो, वो इनकॉर्पोरेटेड हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, whether it is incorporated और not, हो भी सकती हैं, निगमित हो भी सकती हैं, नहीं भी। कोई निगमित कंपनी है, कोई निगमित संघ है या बॉडी ऑफ पर्सन है, ठीक है, वो भी पर्सन है, नहीं है निगमित, दैट्स ओके, वो भी पर्सन में शामिल है। कंपनी चाहे एसोसिएशन हो, संगम हो, या कोई कंपनी हो, या फिर कोई व्यक्तियों का निकाय हो, वो इसमें शामिल है। अब आते हैं नेक्स्ट सबसेक्शन में ऑफ सेक्शन 2, जो क्या कह रहा है देखा जाए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 27 BNS, ये आपको पब्लिक के बारे में बता रही है, पब्लिक कौन है। अब पब्लिक आपने कहा देखा था, ये दोस्तों आपने देखा था सेक्शन लोक कहां देखा था, आपने IPC में सेक्शन 12 देखा था और ये उसी के इक्विवेलेंट है। लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय आता है। तो IPC में कहा है भाई, सेक्शन 12 IPC इंडियन पैनल कोड, इसमें शामिल है। पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी, कोई भी वर्ग हो सकता है और या कोई भी समुदाय आ सकता है, ठीक है। तो इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। अब इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो पब्लिक सर्वेंट है, जिसको कि आप पढ़ते आए हैं और बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पुटअप हुआ है, प्रीवियस ईयर में भी देखा होगा, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको इसे याद रखना है। क्या लोक सेवक होमवर्क है। लोक सेवक की डेफिनेशन काफी लंबी सी है, काफी चीजें आपको बताई गई हैं, ये शामिल है, ये नहीं शामिल है, तो ये ध्यान से देखें कि सेक्शन 21 IPC जो आपको लोक सेवक को बताती थी, वो यहाँ सेक्शन 2 सबसेक्शन 28, कौन सा सबसेक्शन 28 BNS में है, सबसेक्शन 2 सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 में दोस्तों पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक दिया है। कोर्स को थोड़ा कम करेंगे, इसकी एक रीडिंग करेंगे, होमवर्क रहेगा आपका कि पब्लिक सर्वेंट में क्या क्या शामिल है और क्या नहीं, और जहां कहीं प्रॉब्लम होगी आप अपने कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो भाई देखो पब्लिक सर्वेंट कहाँ दिया है, जैसे आप याद करते थे ना कि IPC में दिया हुआ है सेक्शन 21 में, तो उसी तरीके से ये BNS में सबसेक्शन 28 में दिया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो एक हल्की निगाह देख लेंगे। देख रहे हैं आप, सेना, नौसेना, वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी, प्रत्येक न्यायाधीश जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णय कृत्यों को चाहे स्वयं व्यक्तियों की किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी आएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे
न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर आएगा, पंचायत का सदस्य आएगा, ठीक, प्रत्येक मध्यस्थ यानी व्यक्ति जिनको न्यायालय ने किसी सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला यानी का निश्चय रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट किया है वो भी आएंगे, प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त है वो भी इसमें आएगा, ठीक है। और देखिए कौन आएंगे, सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक स्वास्थ्य सुरक्षा या सुविधा का संरक्षण करे। प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे, व्यय करे या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण, संविदा करे, राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले मामले में अन्वेषण करे, रिपोर्ट करे या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, आदि प्रमाणित करे, रखे या सरकार के धन संबंधी हितों के संरक्षण के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके। प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते कर्तव्य है कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी पंथ निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे या कोई सर्वेक्षण करे, निर्धारण करे या कोई रेट या कर उद्गृहित करे या ग्राम, नगर, जिले के लोगों के अधिकारों का अभिनिश्चय करने के लिए कोई दस्तावेज बनाए, आदि प्रमाणित करे या रखे। प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करे, प्रकाशित करे, बनाए, पुनरीक्षित करे, निर्वाचन या निर्वाचन के किसी भाग का संचालित करने के लिए अगर वो सशक्त है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है वो भी आएगा। साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 खंड 31 के में यथा परिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी केंद्र या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम की या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड 45 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में है। स्पष्टीकरण लिख दिया है, इस खंड में किए गए वर्णनों में से किसी के अधीन आने वाले व्यक्ति लोक सेवक है, चाहे वे सरकार, ध्यान से देखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है इसका एक्सप्लेनेशन। इस जितना आपने क में देखा, खंड क में भी पढ़ा, खंड में दिए गए वर्णों में से किसी के अधीन आने वाले व्यक्ति लोक सेवक है। यहाँ पर स्पष्टीकरण क कह रहा है, पहला स्पष्टीकरण कह रहा है कि वो लोक सेवक है चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हो या नहीं। जितना कुछ आपने पढ़ा वो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट हो या नहीं हो, पब्लिक सर्वेंट है। एंड अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे, स्पष्टीकरण। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक के ओहदे में को वास्तव में धारण किया हुआ है, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो, भाई देख लो लोक सेवक है, ठीक है। अगर कोई ओहदे को वास्तव में धारण किए हुए है, भले ही त्रुटि है, तो ये देखिए वो पब्लिक सर्वेंट माना जा रहा है। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किया हुआ है, चाहे ओहदे को धारण करने में उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि लोक सेवक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पर आइए, ये तीसरा एक्सप्लेनेशन है ग या सी। निर्वाचन से किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के सदस्यों का चयन करने के प्रयोजन से कोई निर्वाचन अभिप्रेत है, चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, जिसके लिए चयन करने की पद्धति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन है। राइट अब भाई यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन के बाद एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। अब भाई लोक सेवक की डेफिनेशन को जरूर से दोस्तों आप 1, 2, 3 टाइम्स पढ़ लीजिएगा। इसमें समझाने लायक ऐसी कोई बात नहीं थी। जहां पे जो पॉइंट्स फोकस करने थे वो मैंने किए हैं, बताए हैं आपको। एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन शामिल है प्लीज लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि दो तरह से इसमें क्वेश्चन पुट अप होते हैं। नंबर 1 सेक्शन या सबसेक्शन क्या है वो देखेंगे आप, या क्लॉज क्या है वो देखेंगे। दूसरी चीज आप क्या देखेंगे कि क्या कौन इसमें शामिल है। ऑप्शंस में आपको दे दिया तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, तो जिससे आपकी आसानी से आप कर सके, कहीं से कोई कंफ्यूजन ना हो। और अब इसका एक इलस्ट्रेशन, एक ही इलस्ट्रेशन है, बड़ी अच्छी बात है, लंबे चौड़े इलस्ट्रेशंस नहीं है, कि अब म्युनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दिया है म्युनिसिपल कमिश्नर के लिए, तो म्युनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट। नगर पालिका आयुक्त एक लोक सेवक है, ठीक है। एंड ये 21 के इक्विवेलेंट है, आपने अभी देखा। नेक्स्ट आते हैं सबसेक्शन 29 पर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 भारतीय न्याय संहिता, रीजन टू बिलीव दिया हुआ है, और जो कि आईपीसी में कहा दिया था, सेक्शन 26 इंडियन पैनल कोड में था। सेक्शन 26 आईपीसी, रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण। तो कोई व्यक्ति किसी बात को विश्वास करने का कारण तब कहा जाएगा, कब कहा जाता है
जब उसके पास पर्याप्त कारण हो कि वह उस पर विश्वास रखता है, अन्यथा नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट। तब माना जाएगा रीजन टू बिलीव कि उसके पास विश्वास करने का कारण था जब उसके पास सफिशिएंट कॉज हो, सफिशिएंट एक उस पर क्या हो, पर्याप्त कारण हो, पर्याप्त आधार हो विश्वास करने के लिए। तो दोस्तों वो क्या है, वो माना जाएगा कि वो उस पर विश्वास रखता था। अगर उसके पास पर्याप्त कारण नहीं है तो ये नहीं माना जाएगा कि वो रीजन टू बिलीव में था। ठीक है, तो इतना इसके लिए काफी है। सबसेक्शन क्या है याद रखिएगा 29, और जो कि आईपीसी में कहा था सेक्शन 26 में था रीजन टू बिलीव। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि स्पेशल लॉ के बारे में बता रही है। तो ये जो स्पेशल लॉ है ये आईपीसी में कहा था, स्पेशल लॉ 41 में था। सेक्शन 41 आईपीसी, सेक्शन 41 आईपीसी में स्पेशल लॉ था। और 42 में क्या था, सेक्शन 42 में, सेक्शन 42 में दोस्तों क्या था जल्दी से बताइए। जी हाँ, स्पेशल लॉ के बाद लोकल लॉ था। आईपीसी की बात कर रही हूँ। सेक्शन 41 में स्पेशल लॉ था, सेक्शन 42 में स्पेशल लॉ था। और यहां पर आप स्पेशल लॉ कहां देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं स्पेशल लॉ सबसेक्शन 30 ऑफ सेक्शन 2 में दिया हुआ है विशेष विधि, जबकि स्थानीय विधि आपने आईपीसी में कहा देखी थी, लोकल लॉ 42 में था, पर स्पेशल लॉ 41 में था, और यहां पर स्पेशल लॉ सबसेक्शन 30 में है। सबसेक्शन 30 या क्लॉज 2 सेक्शन 2 क्लॉज 30। ठीक है, क्या है ये 30 These are law applicable to a particular subject। उस दिन भी मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था लोकल लॉ कि स्पेशल लॉ क्या है। स्पेशल लॉ जब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लॉ बनाया गया है, यानी ऐसा लॉ विच इज एप्लीकेबल, किस पर एप्लीकेबल है, मीन्स लॉ विच इज एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लागू है, किसी विशेष विधि पर लागू है, ऐसी विधि जो विशिष्ट विषय पर लागू है, एप्लीकेबल टू ओनली अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लाइक पॉक्सो जो बच्चों के शोषण के लिए, लैंगिक शोषण के लिए, या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस लिए है, दहेज से पीड़ित महिलाओं या उनके साथ अत्याचार या अपराध होने के निवारण के लिए जो विधि लागू है, मोटर व्हीकल एक्ट, द मोटर व्हीकल एक्ट यातायात के नियमों कानूनों के लिए जो विधि है। इसके अलावा आप बहुत से एक्ट्स जानते हैं, द SC/ST एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है। तो वो किस लिए है, अनुसूचित जाति और जनजाति इस पर जो अत्याचार हो रही है उनके निवारण के लिए। तो इन सब के लिए तमाम, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, साइबर लॉ है आपका, है ना, IT एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर लॉ बने हुए हैं कि उस फील्ड पर ये एप्लीकेबल होंगे, ये लॉ पर्टिकुलर उसी फील्ड्स पर लागू होंगे। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, यानी कि कार्यस्थल पर यौन शोषण, महिलाओं का यौन शोषण, उसके लिए क्या विधि कानून बना है। तो अगर ऐसे अलग अलग विषयों पर जो विधियां बनी हुई हैं, ठीक, उन विषयों के लिए जो विधि है, जो विधियां उन पर लागू है, उनको बोला जाता है स्पेशल एक्ट या स्पेशल लॉ। और ये आप यहाँ पर सबसेक्शन 30 ऑफ लॉ सेक्शन 2 में देख रहे हैं, और यही आपने आईपीसी में कहा देखा था, सेक्शन 41 में देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। है 31, ठीक, 31 is what is 31 is valuable security है, मूल्यवान प्रतिभूति है। तो मूल्यवान प्रतिभूति क्या है, ध्यान से देखेंगे कि मूल्यवान प्रतिभूति क्या है। तो देखिए ये जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, मूल्यवान प्रतिभूति, तो सभी फ्रेंड्स कमेंट करके बताएंगे कि आपने इसको आईपीसी में कहां देखा था, आईपीसी में कहां देखा था। तो चलिए जल्दी से बताएं। सेक्शन 30 आईपीसी में आपने वैल्यूएबल सिक्योरिटी देखी थी, और यहां पर आप सेक्शन
2 सबसेक्शन 31 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी देख रहे हैं। तो मूल्यवान प्रतिभूति क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति एक सिक्योरिटी मीन्स अ डॉक्यूमेंट। Valuable security means is what is a document which is purports to be a document. Document है ये। Valuable security क्या है? Is a document. एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है, लेकिन कैसा दस्तावेज है वो? कैसा दस्तावेज है? Which is or purports to be a document whereby any legal right is created. अब इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से क्या हो रहा है? एक लीगल राइट, कैसा राइट? विधिक अधिकार, लीगल राइट। या तो ये क्रिएट हो रहा है, क्रिएटेड, या एक्सटेंडेड हो रहा है यानी कि विस्तारित हो रहा है, या ट्रांसफर किया जा रहा है, ट्रांसफर्ड यानी अंतरित किया जा रहा है उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से, या निर्बंधन लगाया जा रहा है यानी रोक लगाई जा रही है, रेस्ट्रिक्टेड, या उसको विस्तारित किया जा रहा है, ठीक है, निर्वापित किया जा रहा है, एक्सटिंग्यूस्ड। और क्या किया जा रहा है? जो है देखा आपने, क्रिएटेड सृजित किया जा रहा है, एक्सटेंडेड विस्तृत किया जा रहा है, ट्रांसफर्ड अंतरित किया जा रहा है, रिस्ट्रिक्टेड निर्बंधित किया जा रहा है, और एक्सटिंग्यूस्ड यानी कि निर्वापित किया जा रहा है। और फिर आप देख रहे हैं क्या है? और रिलीज्ड मतलब छोड़ा जा रहा है। ये सब याद कर लीजिएगा। रिलीज, इन सब में आप और लगाएंगे, राइट फ्रेंड्स? इन सब में क्या लगाएंगे? और ये किया जा रहा है। तो ध्यान से देखिए क्या किया जा रहा है? एक लीगल राइट, क्या किया जा रहा है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके माध्यम से एक विधिक अधिकार को इनमें से कुछ किया जा रहा है। या क्या किया जा रहा है? इसके अलावा और भी है। या क्या किया जा रहा है? whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right. या उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से नंबर 1, ये नंबर 1 आप देख रहे हैं, एक लीगल राइट को क्या किया जा रहा है? क्रिएट किया जा रहा है, या एक्सटेंडेड है, या ट्रांसफर किया जा रहा है, या रेस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है, या एक्सटिंग्यूश किया जा रहा है, या रिलीज किया जा रहा है। इनमें से कुछ भी, किसी भी एक को किया जा रहा है। या उसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से नंबर 1, नंबर 2 उसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से और क्या किया जा रहा है? कोई व्यक्ति, नंबर 2 डॉक्यूमेंट के माध्यम से एक व्यक्ति, डॉक्यूमेंट क्या कर रहा है? इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से कोई व्यक्ति, एनी पर्सन, ये कर क्या रहा है? एक्नॉलेजेस यानी कि अभिस्वीकृति दे रहा है। उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से कोई व्यक्ति क्या दे रहा है? एक्नॉलेजेस, अभिस्वीकृति दे रहा है। किस बात के लिए? दैट ही लाइज अंडर एनी लाइबिलिटी और हैज नॉट एनी लीगल राइट। तो 2 बातें एक्नॉलेजेस कर रहा है। किस बात का? 2 बातों के लिए वो एक्नॉलेज कर रहा है, 2 में से किसी एक बात के लिए। पहली बात ये कि वो कह रहा है कि यस ही लाइज, उसके ऊपर है क्या? कोई लीगल लाइबिलिटी, विधिक लाइबिलिटी। कैसी है? विधिक है, लीगल लाइबिलिटी है। और या तो वो क्या कह रहा है? और हैज नॉट अ सर्टेन लीगल राइट, या तो वो कह रहा है कि हैज, उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से, हैज नॉट एनी सर्टेन, किसी पर्टिकुलर के लिए, हैज नॉट अ सर्टेन, किसी सर्टेन लीगल राइट, उसके पास ये लीगल राइट नहीं है। तो एक्नॉलेज कर रहा है 2 बात, या तो कह रहा है कि मेरे, हाँ ये मेरा विधिक दायित्व तो मेरा है, या ये कह रहा है कि मेरे पास ऐसा सर्टेन लीगल राइट नहीं है। मैं कह रहा है कि हाँ इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से कि यस मेरी लाइबिलिटी है, he lies under any legal liability, लीगल लाइबिलिटी है मेरा विधिक दायित्व है। या कह रहा है हैज नॉट ए सर्टेन लीगल राइट, या इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से दिखा रहा है कि देखिए मेरे पास ये सर्टेन लीगल राइट नहीं है। या वो कह रहा है इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से कि यस मेरी ये लीगल लाइबिलिटी है, या मेरा ये लीगल राइट नहीं है।
या नंबर 2 तो आपने ये देखा कि एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से पर्सन ये बता रहा है कि मेरा लीगल लाइबिलिटी मुझ पर है या मेरे पास ये लीगल राइट नहीं है। नंबर 1 क्या, ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी डॉक्यूमेंट ही बता रहा है किसी लीगल राइट को, किसको, किसी लीगल राइट को, किसी विधिक अधिकार को इनमें से कुछ कर रहा है, क्रिएट कर रहा हो यानी कि सृजित कर रहा हो, विस्तृत कर रहा हो, अंतरित कर रहा हो, निर्बंधित कर रहा हो, निर्वापित कर रहा हो या छोड़ा जा रहा हो, इनमें से कुछ भी एक कर रहा हो, तो वह डॉक्यूमेंट कितना कीमती हो गया भाई। बता रहा है कि तुम्हारे पास ये लीगल लाइबिलिटी है, बता रहा है कि उसके माध्यम से कोई व्यक्ति बता रहा है, डॉक्यूमेंट दिखा दे रहा है, देखिए मेरी लीगल लाइबिलिटी है, देखिए मेरे पास ऐसा लीगल राइट नहीं है, या देखिए इस डॉक्यूमेंट में क्या दिया है कि कोई लीगल राइट किसी का क्रिएट हो रहा है, यूज हो रहा है, एक्सटेंडेड हो रहा है, ट्रांसफर्ड हो रहा है, रेस्ट्रिक्टेड हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो इनमें से कुछ भी हो रहा है तो वो डॉक्यूमेंट कितना इंपॉर्टेंट हो गया। That means it is a valuable security. That document is valuable security. वह दस्तावेज एक मूल्यवान प्रतिभूति है। जी हाँ, वो सिक्योरिटी है आपकी। क्यों? क्योंकि वो कुछ होना, कोई राइट का होना या ना होना आपको दे रहा है, तो वो वैल्यूएबल है, सिक्योरिटी है, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज है, राइट। तो ये आपने देखा था सेक्शन 30 इंडियन पैनल कोड 1860 में, भारतीय दंड संहिता में, जबकि यहां कहां देख रहे हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सबसेक्शन 31 में। अब फ्रेंड्स यहां पर एक इलस्ट्रेशन भी है जिसे हम देखेंगे। Illustration: A writes his name on the back of a bill of exchange, as the effect of this endorsement is to transfer the right to the bill of any person who may become the lawful holder of it. The endorsement is a valuable security. उसने जो पृष्ठांकन किया है कि वो उस होल्डर को मिल जाए, होल्डर का नेम वगैरह भी, तो वो क्या है, उसके लिए एक मूल्यवान प्रतिभूति है। अब चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे जलयान। तो नेक्स्ट देखा जाए जलयान। चलिए फ्रेंड्स, तो वेसल जो है कहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 32, वेसल या जलयान। तो जलयान से क्या है, कोई चीज विपरीत है जो मानव के या संपत्ति के, मानव को भी ले आ सकता है, संपत्ति को भी ले आ जा सकता है, किसके माध्यम से, जल में यानी जल में ले आना ले जाने का काम। मीन्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस, anything made for the conveyance by water of human beings or of property, चाहे human being हो या property हो, दोनों में से किसी का भी कन्विंस करा रहा है, किस पर, वाटर के माध्यम से, जल द्वारा परिवहन के लिए बनाई गई है, तो वो दोस्तों क्या है, वेसल है या जलयान है, और ये सेक्शन 48 आईपीसी में गिवन। नेक्स्ट इज सेक्शन 2, सेक्शन 2 सबसेक्शन 33 वॉलंटरली, यानी कि 33 में स्वेच्छा दिया हुआ है, स्वेच्छा वॉलंटरली, ठीक। तो इसमें भी एक इलस्ट्रेशन को देखेंगे, ठीक है। हाँ, महिला तक मैंने आपको बता दिया था, तो आज यहीं तक देखेंगे। तो वॉलंटरली, या ये आज का आपका लास्ट सबसेक्शन रहेगा, वॉलंटरली या स्वेच्छा। तो दोस्तों सबसेक्शन 33 में स्वेच्छा दिया हुआ है, कह रहा है अ पर्सन इज सेड टू कॉज एंड इफेक्ट वॉलंटरली। स्वेच्छा से क्या समझते हैं, तो जैसा आपने देखा सेक्शन 2 बीएनएस में यहाँ पे वॉलंटरली दिया है, और आईपीसी में कहा दिया था, सेक्शन 39 आईपीसी। A person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to, याद रखेंगे किसमें, intended to cause it, जब उसका आशय है उसे कार्य करने का। स्वेच्छा से मैंने कब किया,
वॉलंटरली कब किया? जब मेरा आशय था उसको कारित करने का, और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज means he knew or had reason to believe to be likely to cause it. या तो मेरा आशय था नंबर 1, या मुझे जानकारी थी, या मैं विश्वास करने का कारण रखती थी कि ऐसा होगा। तो 3 बातें, इंटेंशन, अगर उसके पास ऐसा करने का इंटेंशन है, या क्या है, he knew, वो जानता है, या तीसरी बात क्या है, और had reason to believe, क्या है, रीजन टू बिलीव, किस बात का रीजन, बिलीव किस बात का, टू बी लाइकली टू कॉज इट, संभावना है कि ऐसा हो जाएगा, टू बी लाइकली टू कॉज इट, यानी ऐसा होने की या तो जानकारी है कि ऐसा होगा, ऐसा होने की संभावना है, ऐसा हो जाएगा, या रीजन टू बिलीव है, विश्वास करने का कारण है कि ऐसा हो जाएगा, या फिर उसका इंटेंशन है टू कॉज इट, उसे ऐसा करने का। तो ये माना जाएगा कि उसने ये काम स्वेच्छा किया है, उसने ये वर्क कैसा किया है। तो कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों के द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करने का उसका आशय था। जिस साधन से हमने किया है वो करने का उसका क्या था भाई, देखिएगा, उन साधनों से किया है जिससे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करना जिन साधनों का काम मिलाते समय जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभव है। कि जिन साधन से मैं जानती हूँ, मेरा आशय है कि मैं साधन से ये काम करूं और ऐसा हो जाए, मैंने स्वेच्छा काम किया है। मैं जिन साधनों से काम कर रही हूँ, मुझे जानकारी है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा घटित होगा, मैंने स्वेच्छा काम किया है। मैं जिस साधन से काम कर रही हूँ, मुझे विश्वास करने का कारण है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, तो मैंने स्वेच्छा काम किया है, वॉलंटरली वर्क किया है। इसमें दोस्तों एक इलस्ट्रेशन है जिसे देखेंगे। का लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से बड़े नगर के बसे हुए घर में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ अब ये तो नहीं कह सकता ना कि बसे हुए घर पे मैंने आग लगाई, मुझे क्या मालूम था कि कोई जल जाएगा। तुमने वॉलंटरली एक्ट किया है, तुमने आग लगाई, आग लगा के तुमने मृत्यु कारित की। इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यह कह का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का न रहा हो, कह रहे मेरा इंटेंशन किसी को मारने का नहीं था, रचे बसे घर को तुमने आग लगा दी, वो भी रात में लगा दी, तो उसमें कौन रहता होगा? ऑब्वियस सी बात है कि इंसान रहता होगा और कोई ना कोई मारा जाएगा। तो भले ही उसका मृत्यु कारित करने का आशय न रहा हो और वो दुखित भी हो, तुम बाद में चाहे जितना रोगाओ, उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है, तो भी यदि वह यह जानता था कि संभव है कि वह मृत्यु कारित कर दे, तो उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित की है। अगर वो जानता था कि ऐसा घर है, लोग रहते हैं और आग लगाई है, तो यहाँ पर उसने ये एक्ट कैसे किया है? वॉलंटरली किया है, स्वेच्छा ये वर्क किया है। अब दोस्तों नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पर वसीयत, इसको देख लीजिए बस इतना कि ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 बीएनएस में क्या दिया हुआ है? विल दी हुई है। विल मींस एनी टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट, बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन। विल मींस व्हाट? एक वसीयती दस्तावेज है, ठीक है, वसीयती दस्तावेज। और आप में से किन स्टूडेंट्स को विल और बिक्वेस्ट में डिफरेंस पता है वो मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आपका होमवर्क है, जैसे आप पता करेंगे कि व्हाट इज बिक्वेस्ट। जी हाँ, विल से ही रिलेटेड है, इतना तो हिंट कर रही हूँ, राइट। तो व्हाट इज विल एंड व्हाट इज बिक्वेस्ट, और इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन विल एंड बिक्वेस्ट, तो बताएं मुझे, ठीक है। बिक्वेस्ट या विल में क्या अंतर है, या इन्हें क्या किसे कहते हैं, ठीक है। ये होमवर्क है, करते रहेंगे, जिन्हें पता हो कमेंट करके बताएंगे। तो विल भाई आईपीसी में कहा था, तो विल था सेक्शन 31 आईपीसी में, राइट। ये 31 आईपीसी में था और है क्या? टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट, वसीयती दस्तावेज है। और दोस्तों फिर आते हैं, देखेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 बीएनएस, जिसको कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। वुमन दिया है, वुमन मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। जी हाँ, मानव महिला की ही बात हुई है और किसी की नहीं। तो जी हाँ, महिला से किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है, किसी भी एज की हुई हो, पैदा हुई छोटी सी बच्ची हो, एकदम नवजात शिशु हो, या वृद्ध महिला हो, या कोई यंग लेडी हो, किसी भी एज की, वो बीएनएस की निगाह में क्या है? महिला है, वुमन है,
राइट, वुमन है, सबसेक्शन 35 में दिया है। तो आज इसको लास्ट रखेंगे। और नेक्स्ट है सबसेक्शन 36 ऑफ सेक्शन 2 बीएनएस, जो कि रॉन्गफुल गेन है, जो कि सदोष अभिलाभ है, लेकिन इसको आज की क्लास में दोस्तों डिस्कस नहीं किया जाएगा, आज यही रखते हैं। इसको अच्छे से एक बार लर्न कर जाइए, फिर से एक बार सेल्फ स्टडी जरूर करिए आफ्टर क्लास या जब टाइम पाइए, और एक बार लर्न आईपीसी से कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। हाँ, बाकी चीजें जो सिमिलर थी मैंने आपको बताया दोनों में एक जैसी है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और तब तक नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करें और मुझे परमिशन दें। थैंक यू सो मच।